हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन अप्रोच टू डिवैल्यूएशन। देखिए, अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिवैल्यूएशन को समझा, साथ में हम लोगों ने इलास्टिसिटी अप्रोच टू डिवैल्यूएशन देखा और आप लोगों को ये भी मैंने बताया कि हाउ डिप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन डिफर्स। उन दोनों में आप लोगों को अभी तक समझ आ गया होगा कि जब भी हम डिप्रिसिएशन की बात करेंगे तो हमारा मतलब क्या है। करेंसी की वैल्यू में फॉल तो आ रहा है, बट वहां पे जो रीजन है वो क्या है, दैट इज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लाइकवाइज जब हम डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, वहां पे भी करेंसी की वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है, बट द रीजन इज नॉट द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द रीजन इज द गवर्नमेंट ऑर्डर और अ गवर्नमेंट फियट। और मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था, वहां पे जो इंटरवेंशन रहती है वो किसके द्वारा रहती है, इट इज इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के केस में जब भी रिजर्व बैंक को लगता है कि अब क्या करना है, अब मुझे सप्लाई इंक्रीज करनी है, तो वो क्या करेगा, वो सप्लाई इंक्रीज करेगा। और जब उनको लगता है कि सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो करेंसी हमारी बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो रही है, तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट करेगा। वो डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे, बाय परचेजिंग। वो आरबीआई इटसेल्फ परचेज करेगा, क्या परचेज करेगा, फॉरेन रिजर्व फ्रॉम द मार्केट। क्लियर। तो अभी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए एक और पॉइंट, कि इंडिया की जब हम बात करेंगे, इंडिया में जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, दैट इज द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली इट इज द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो डिटरमिन करती है कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा। लेकिन टाइमली इंटरवेंशन, जब भी रिजर्व बैंक को लगता है कि टाइमली इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, तब वो क्या करती है, तब वो इंटरवीन करती है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा भी दूं, जैसे अगर डिमांड एंड सप्लाई कर्व है हमारी ये फॉरेन रिजर्व्स के लिए, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, जैसे ही डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, तो यहाँ पे क्या आ जाता था, डेफिसिट आ जाता था। और ये डेफिसिट मार्केट फोर्सेस क्या करती थी, इस डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए करेंसी डेप्रिशिएट होती हुई हमें दिखाई देती थी इस तरीके से। लेकिन अगर रिजर्व बैंक को लगता है कि करेंसी बहुत तेजी से डिप्रिशिएट कर रही है, बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट कर गई है, तो उस समय रिजर्व बैंक क्या करेगा, इस डिमांड को कम करने के लिए आर्टिफिशियल सप्लाई क्रिएट करेगा। अपने जो रिजर्व है वहां से क्या करेगा, कुछ जो फॉरेन रिजर्व है वो क्या करेगा, मार्केट के अंदर रिलीज करेगा। जब रिलीज किया तो आर्टिफिशियल क्या हुई, आर्टिफिशियल सप्लाई क्रिएट हुई। और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले R0 से R1 जा रहा था, अब वो कितना जा रहा है, अब वो समवट R2 पे जा रहा है। लाइकवाइज अगर क्या हो रहा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो करेंसी क्या हो जाती है, करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है। और बहुत ज्यादा अगर करेंसी एप्रिशिएट होती है तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो फॉरेन मार्केट के अंदर क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो वहां पे उसकी डिमांड तो क्रिएट होगी नहीं। तो हम तो ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है उसकी डिमांड क्रिएट फॉरेन मार्केट में ना हो। तो उसको कर्व करने के लिए भी आरबीआई क्या करेगा, अगर आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट के अंदर फॉरेन रिजर्व्स की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था, तो आरबीआई इस सिचुएशन को भी कर्व करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे डिमांड बढ़ाएगा। डिमांड कैसे बढ़ाई जाती है, आरबीआई क्या करेगा, खुद परचेज करना स्टार्ट कर जाएगा। लेट्स से यहाँ पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट आ गया, तो इस तरीके से आरबीआई क्या करता है, टाइमली इंटरवीन करता है। तो आप लोगों को अभी पता होना चाहिए कि इंडिया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है इंडिया ने सिंस 1993। तो ये लिख लेना, शायद मैंने आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज रेट वाली क्लास में ये पॉइंट नहीं बताया। क्लियर। तो अब हम लोग एब्जॉर्प्शन अप्रोच की बात करेंगे। देखिए, एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या है, जैसे हम लोग इलास्टिसिटी अप्रोच में क्या कर रहे थे, इलास्टिसिटी अप्रोच में भी हम लोग जब डिवैल्यूएशन की इलास्टिसिटी अप्रोच देख रहे थे, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी डिवैल्यूएट की जाती है करेंसी को, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि डिवैल्यूएशन की वजह से हो क्या, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या फुलफिल हो, कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स है, जो हमारा प्रोडक्ट बाहर की मार्केट्स में जा रहा है, एक्सपोर्ट्स, वो क्या हो जाए, उनकी डिमांड बढ़ जाए। और उनकी डिमांड कैसे बढ़ती थी, जब एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, कंपैरेटिवली चीपर हो जाएंगे। ठीक है। तो डिवैल्यूएशन तभी सक्सेस होगी जब क्या होगा, जब एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, रिलेटिवली चीपर। और उसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं कि इंपोर्ट्स क्या होने चाहिए, अपनी मार्केट के अंदर महंगे हो जाने चाहिए। तभी तो पीपल क्या करेंगे, इंपोर्ट की डिमांड नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो बहुत कम डिमांड क्रिएट होगी मार्केट के, सॉरी, होम कंट्री के अंदर। तो जिस तरीके
जैसे हमने इलास्टिसिटी अप्रोच के अंदर देखा था कि डिवैल्यूएशन सक्सेस कब होगी, जब ड्यू टू डिवैल्यूएशन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, ये कब सक्सेसफुल होता है, जब डिमांड कर्व क्या होती है, इलास्टिक डिमांड कर्व होती है। एट दैट टाइम हम लोगों ने बोला था कि डिवैल्यूएशन सक्सेस है अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी अप्रोच। बट यहाँ पे याद रखना, जब हम एब्जॉर्प्शन अप्रोच की बात करेंगे तब हम प्राइस इलास्टिसिटीज को नहीं देखेंगे, लेकिन जो पीछे का जो बेसिस है वो सेम रहता है। बेसिस सेम रहने का मतलब क्या है, जैसे वहां पे भी हम लोग देखते हैं कि डिवैल्यूएशन से होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल होना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाने चाहिए नंबर वन, और इंपोर्ट्स क्या हो जाने चाहिए, डियरर होने चाहिए इन द होम इकोनॉमी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी हम डिवैल्यूएशन की बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आफ्टर डिवैल्यूएशन डेफिसिट क्या होना चाहिए, डेफिसिट कम होना चाहिए। और डेफिसिट कब कम होगा, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे नंबर वन, और दूसरा क्या हो जाएगा, जब क्या होगा, इंपोर्ट्स फॉल कर जाएंगे। जब भी हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट फॉल करेंगे तभी डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं। और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे इसका मतलब एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, चीपर होंगे, और इंपोर्ट्स कम होंगे इसका मतलब इंपोर्ट्स क्या होने चाहिए, डियरर होने चाहिए। क्लियर? तो आप लोगों को अब क्लियर होना चाहिए, जब भी मैं इलास्टिसिटी अप्रोच या एब्जॉर्प्शन अप्रोच की बात करूं तो जो होल फंडा है वो सेम रहने वाला है। जो इलास्टिसिटी में दिखेगा हमें, वही सेम चीजें हमें कहां दिखने वाली है, एब्जॉर्प्शन अप्रोच के अंदर दिखनी है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपका लाइक सपोर्ट कमेंट ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज लाइक करिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं, ज्यादा से ज्यादा बेटर लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाए, और आपको भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो। चलिए अब आगे की बात करते हैं, दैट इज द एब्जॉर्प्शन अप्रोच। एब्जॉर्प्शन अप्रोच की जब हम बात करेंगे तो हम दो चीजों पे बात करेंगे। जैसे इलास्टिसिटी अप्रोच में किसकी बात की थी, हम लोगों ने वहां पे बात की थी प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नंबर वन इज द नेशनल इनकम एंड नंबर टू इज द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो नेशनल इनकम, जब भी आप नेशनल इनकम की बात करते हो, आपने बहुत बार मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, व्हाट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, और जब मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूंगी, एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन इज सी प्लस आई प्लस जी। दीज आर द आइडेंटिटीज जो हम यूज करते हैं फॉर नेशनल इनकम एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। तो काफी लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये डिफाइन करूंगी, फिर मैं आप लोगों को एब्जॉर्प्शन अप्रोच जो किसने दी है, दैट इज गिवन बाय अलेक्जेंडर सिडनी, फिर हम लोग इस पे आएंगे। ये बहुत छोटी सी अप्रोच है और बहुत आसान अप्रोच है। ठीक है, तो फिर हम इस पे बात करेंगे। अब मैं आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस लिखवा रही हूं, तो प्लीज नोट डाउन। ये टेबल जो था मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। देखिए, सबसे पहले लिखिए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, आप लोग मुझे कमेंट पे भी बताइए व्हाट इज नेशनल इनकम, क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बार पढ़ते आए हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी अभी तक नेशनल इनकम पढ़ा होगा। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू of goods and services produced in the country। और जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली व्हाट, एब्जॉर्प्शन रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर किसके द्वारा, बाय रेजिडेंट्स। और आप लोगों को मैं वापस बता दूं, प्लीज रेजिडेंट्स और सिटीजन्स को कंफ्यूज नहीं करना। सिटीजन्स और रेजिडेंट्स में फर्क होता है। सिटीजन्स वो लोग हैं जिनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिली हुई है, लेकिन अगर कोई यूरोपियन है जो यहाँ पे आकर सपोज किसी फैक्ट्री पे काम कर रहा है या कुछ भी है, परमिट वीजा पे आया हुआ है, जॉब एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आया हुआ है, तो वो यहाँ पे रेजिडेंट बनेगा, बट यहाँ का वो सिटीजन नहीं होगा। तो ठीक है, तो रेजिडेंट और सिटीजन में फर्क होता है। जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रेजिडेंट्स की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीजन्स। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सपेंडिचर, the total expenditure on consumption and investment
बाय द रेजिडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया नेशनल इनकम और एब्जॉर्प्शन क्या है। अब अगर मैं नेशनल इनकम बात करूं तो आप लोग क्या बात करेंगे कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है डोमेस्टिक इकोनॉमी में। ये बोलना गलत नहीं होगा कि प्रोडक्शन डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट व्हाट, दैट रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी। उसी तरीके से अगर हम इकोनॉमी में बात करें, इंडिया की बात करती हूँ, इंडिया में रेजिडेंट्स कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, एब्जॉर्प्शन। तो आप लोग अब इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, नेशनल इनकम इज व्हाट, नेशनल इनकम इज द प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन इज व्हाट, एब्जॉर्प्शन इज द टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे अलेक्जेंडर सिडनी की अप्रोच की। देखो अलेक्जेंडर सिडनी ने क्या किया, उन्होंने एक एब्जॉर्प्शन अप्रोच दी जहां पे उन्होंने क्या बोला, B इज इक्वल टू Y माइनस A। B क्या है? B इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड। Y represents what? Y represents the national income in the economy and A represents the absorption। इन्होंने बोला कि devaluation सक्सेस कब होगी? Devaluation will be a success when Y is greater than A। ठीक है, मतलब नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को डेफिसिट वाला पार्ट समझाऊंगी, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बोला था कि डिवैल्यूएशन की वजह से होना क्या चाहिए। अब देखिए, डिवैल्यूएशन की वजह से होना क्या चाहिए, आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो चीपर होने चाहिए। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं एक्सपोर्ट्स की डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए फॉरेन मार्केट पे, और इंपोर्ट्स क्या होने चाहिए, इंपोर्ट्स कम होने चाहिए। अब यहाँ पे जब अलेक्जेंडर सिडनी ने बोला B इज इक्वल टू वाई माइनस ए, B इज इक्वल टू वाई क्या है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, माइनस ए माइनस सी माइनस आई माइनस जी। यही हुआ। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने y माइनस ए की वैल्यूज पुट की, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ y माइनस ए। ठीक है, तो y माइनस ए क्या था, c प्लस आई प्लस जी, y की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की और माइनस सी माइनस आई माइनस जी लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं b को कैलकुलेट करूं, b क्या है मेरा, B turns out to be x minus m। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला y इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए y c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम और a क्या है, c प्लस आई प्लस जी। मतलब y क्या है, y मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, y इज व्हाट, y स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। कितना प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, दैट इज y। और a क्या है, a इज द एब्जॉर्प्शन, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप इस अप्रोच को देखें तो यहाँ पे अलेक्जेंडर सिडनी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, डिवैल्यूएशन कब सक्सेस होगी, जब क्या होगा, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। तो अगर हम लोगों ने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या पता चला कि अल्टीमेटली जो b है वो क्या है, x माइनस एम। तो जब हमारे पास x माइनस एम, ठीक है, b मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रही हूँ। तो ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज बेसिकली पॉजिटिव हेयर। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव कैसे है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, जिनको नहीं समझ आ रहा, b इज इक्वल टू वाई माइनस ए, तो y हम लोगों ने क्या लिखा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस C प्लस आई प्लस जी। तो यहाँ पे जब हमने बोला y इज ग्रेटर देन a, जैसे 3 माइनस 2 में करूंगी तो क्या आएगा, 1 आएगा, 3 इज y एंड a इज 2। अगर मेरा y इज ग्रेटर देन a तो जो आंसर आने वाला है वो भी पॉजिटिव आने वाला है। जैसे मैं 4 माइनस 3 करूं तो भी 1 आएगा, ठीक है, 5 माइनस 2 करूं तो भी 3 आएगा। अल्टीमेटली जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव आएगा, और बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, b इज इक्वल टू एक्स माइनस एम था। इसका मतलब x माइनस एम जब भी मैं देखूंगी सब्ट्रैक्ट करके तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये चीज पॉजिटिव कब आएगी, जब क्या होगा, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट।
तो अलेक्जेंडर सिडनी ने भी अपनी अप्रोच से अल्टीमेटली वो क्या बता रहे हैं कि डिवैल्यूएशन कब सक्सेसफुल होता है, जब क्या होता है, जब एक्सपोर्ट क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं योर इंपोर्ट। और यहाँ पे जब हमने बोला y इज ग्रेटर देन a, इसका मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया, इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोडक्शन क्या होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर से। अगर आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज्यादा है, इसका मतलब आपके पास कुछ एक्सेस में बच रहा है, जो आप क्या करोगे, जो आपकी मार्केट के अंदर तो कंज्यूम नहीं हो रहा, वो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, वो प्रोडक्ट आउटसाइड जाएगा कंट्री के, और वो प्रोडक्ट की डिमांड बाहर है, तो वो प्रोडक्ट जो बाहर जा रहा है दैट इज आवर एक्सपोर्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन कंपेयर टू प्रोडक्शन हमारा जो कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जो प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमारा तो एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ ना, इंपोर्ट क्या हुआ, इंपोर्ट कम हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने बताया जब भी आपका प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन योर एक्सपेंडिचर, आपके पास एक्सेस प्रोडक्ट है जिसको आप बाहर सप्लाई कर सकते हो, जिसको आप बाहर बेच सकते हो, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स क्या बन रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर हियर। लाइकवाइज जब हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम है, इसका मतलब अगर आप इंपोर्ट करोगे, इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग सम अमाउंट। तो अभी आप एक्सपेंडिचर आपका कम है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन, तो इकोनॉमी में एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स आपके इंपोर्ट्स क्या होने वाले हैं, इंपोर्ट्स कम होने वाले हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि डिवैल्यूएशन सक्सेस है, और मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ कि डिवैल्यूएशन फंडा एक ही है। डिवैल्यूएशन कब सक्सेस है, जब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे, और अल्टीमेटली आपका डेफिसिट इकोनॉमी से क्या होगा, वाइप आउट होगा। क्लियर? तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इलास्टिसिटी अप्रोच क्या है, एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या है, डिवैल्यूएशन के पीछे का बेसिस क्या है, वो चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर कर रही हूँ। यही सेम टेबल मैंने आप लोगों के साथ इलास्टिसिटी अप्रोच के टाइम भी शेयर किया था। ठीक है, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग क्लास देखिए, वो वाली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। और साथ में एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि ये टेबल आप लोग जहां पे भी अपने रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ये टेबल आप लोग प्लीज वहां पे बनाइए। क्योंकि मुझे लगता है जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, स्पेशली जब मेंस के एग्जाम्स होते हैं ना, तब आप लोगों के पास टाइम नहीं होता रिवाइज करने का। कई बार हेल्थ नहीं अलाउ करती, कई बार इतना हेक्टिक हो जाता है, या कई बार अपनी डे टू डे लाइफ में आप लोग इतने बिजी हो जाते हैं, कभी इमरजेंसी आ जाती है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रही हूँ, जो चीजें मुझे लगता है स्पेशली मिसिंग थी मेरी प्रिपरेशन में, तो वो लूप होल्स आप लोगों के लिए ना आए। तो प्लीज इस टेबल को बनाइए। और अगर आप लोगों को लगता है ये क्लासेस आप लोगों के लिए बेटर है, वैल्यूएबल है, फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, वैल्यूएबल है, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, एब्जॉर्प्शन अप्रोच की अब हम बात करें, तो मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम और स्पेंडिंग में फोकस है, आप लोगों को समझ आ गया ये पॉइंट। फिर गैप बिटवीन इनकम एंड एब्जॉर्प्शन हम लोग देखते हैं, बी इज इक्वल टू वाई माइनस ए, ये चीज भी आपको क्लियर होगी। अब ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिवैल्यूएशन रिकॉग्नाइजेस द इनकम इफेक्ट और डिवैल्यूएशन इफेक्ट्स इनकम एंड स्पेंडिंग। देखिए डिवैल्यूएशन से हो क्या रहा है, जब भी हम डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, डिवैल्यूएशन से हुआ क्या, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स क्या बन रहे हैं, एक्सपोर्ट्स चीपर बन रहे हैं, और इंपोर्ट्स क्या हो रहे हैं, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं। जब एक्सपोर्ट्स चीपर हो रहे हैं, इसका मतलब जो यहां से एक्सपोर्टर बाहर डिलीवर कर रहा है प्रोडक्ट, उसको तो कम पैसा आएगा हाथ पे, यही मतलब है। और इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव है, जब आप लोग परचेज करने जाएंगे तो आपकी पॉकेट से पहले क्या हो रहा था, पहले आप एक स्विस चॉकलेट परचेज कर रहे थे, उस स्विस चॉकलेट को परचेज करने के लिए आप लोग लेट से 400 रुपीज पे कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आफ्टर डिवैल्यूएशन यू आर गोइंग टू पे 500 रुपीज लेट से। तो यहाँ पे आपकी पॉकेट से क्या निकला, उसी एक स्विस चॉकलेट को परचेज करने के लिए आपकी पॉकेट से क्या निकला, ज्यादा पैसा निकला, ज्यादा पैसा निकला। इसका मतलब आपके लिए क्या हो गया, आपकी पॉकेट से जो स्पेंडिंग है आपकी, जो परचेजिंग पावर है आपकी, आप क्या होगी आफ्टर डिवैल्यूएशन, होम कंट्री में जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि चीजें उनके लिए क्या होगी, महंगी होगी। तो परचेजिंग पावर कम होने का जो फिनोमिना है, इसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनकम इफेक्ट। इसके लिए भी दो लाइन से लिख लीजिए, devaluation can lead to a decline in the
purchasing power of domestic consumer their existing income, क्योंकि इनकम तो नहीं बढ़ रही ना यहाँ पे, in local currency buys less due to increase in import prices. This is the income effect. क्लियर? तो अब आप लोगों को ये भी बता दिया मैंने कि डिवैल्यूएशन और इनकम इफेक्ट किस तरीके से लिंक करता है, कि कभी आप लोगों को कभी लिखना पड़े कोई पॉइंट तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप आज का लेक्चर भी आपको वैल्यूएबल लगा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।